नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कुछ दिनों पहले तक महाराष्ट्र में एक ऐसी सिचुएशन इमर्ज होकर आई थी जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो सकते थे, लेकिन समय रहते इलेक्शन कमीशन ने सही डिसीजन लिया और उन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को पैदा होने से रोक दिया गया। क्या वो सिचुएशन थी, हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये इशू प्रीलिम बूस्टर की डिस्कशन में डिस्कस किया था। हमारे संविधान का आर्टिकल 164 ये बोलता है, अगर कोई पर्सन विधानसभा का या फिर विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो भी वो मंत्री पद की शपथ ले सकता है, मंत्री बन सकता है, इवन मुख्यमंत्री भी बन सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई पर्सन विधायक नहीं है, इवन विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तब भी वो पर्सन मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उस पर्सन को विधायक बनना होगा, यानी विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर सदस्य नहीं बनता है विधानसभा का या फिर विधान परिषद का, तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़ता है मंत्री पद से। यह प्रोविजन है हमारे संविधान के आर्टिकल 164 में। अब हुआ क्या, उद्धव ठाकरे इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली 28 नवंबर 2019 को। तो आर्टिकल 164 के अनुसार 6 महीने के अंदर अंदर इनको विधायक बनना था, यानी 24 मई से पहले 24 मई तो आई नहीं, तो अभी भी इनके पास समय है, ये विधायक बन सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, कोविड-19 की महामारी के चलते इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यसभा पोल्स को, बाई इलेक्शंस को, सिविक बॉडी इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया है। मतलब कोई भी इलेक्शन फिलहाल नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बोला है। तो इलेक्शन नहीं होगा तो फिर उद्धव ठाकरे विधायक कैसे बनेंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर विधायक नहीं बनेंगे तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा आर्टिकल 164 के अनुसार। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है? सॉल्यूशन देखो, इसके 2 हैं, बट सॉल्यूशंस के साथ प्रॉब्लम्स भी अटैच्ड हैं। पहले सॉल्यूशन की बात करें, संविधान के आर्टिकल 171 में यह प्रोविजन है, गवर्नर कुछ एमिनेंट पर्संस को जो लिटरेचर की फील्ड से हों, साइंस की फील्ड से हों, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर सोशल सर्विस की फील्ड से हों, ऐसे एमिनेंट पर्संस को गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर। टोटल ऐसे कितने मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किए जा सकते हैं गवर्नर के द्वारा? आप ये देख लीजिए, पूरी लिस्ट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखो, 1/3 जो मेंबर्स हैं वो तो इलेक्ट किए जाते हैं लोकल बॉडीज के द्वारा, 1/3 इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, 1/6 नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, 1/12 चुने जाते हैं टीचर्स के द्वारा और 1/12 चुने जाते हैं ग्रेजुएट्स के द्वारा। तो इस प्रकार से विधान परिषद के मेंबर्स का चुनाव होता है। खैर, हमारा इशू अभी फिलहाल अलग है। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि गवर्नर जो हैं वो उद्धव ठाकरे को सोशल सर्विस फील्ड से नॉमिनेट कर दें लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर। तो इससे उद्धव ठाकरे का काम चल जाएगा, वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। बट देखो, क्वेश्चन ये उठता है, क्या कोई सीट वैकेंट है? गवर्नर तो तभी नॉमिनेट कर सकेंगे ना उद्धव ठाकरे को सोशल सर्विस की फील्ड से, अगर कोई सीट वैकेंट होगी। इसका आंसर है यस। अभी फिलहाल 2 सीट्स वैकेंट हैं। बट देखो, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, अब फिर से नई प्रॉब्लम आ गई। 2 सीट तो वैकेंट है, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 151 ये बोलता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में वैकेंट सीट पर किसी का इलेक्शन या फिर नॉमिनेशन उस कंडीशन में नहीं हो सकता अगर जिस मेंबर की वजह से सीट खाली हुई है उसका कार्यकाल 1 साल से कम का बचा हो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सिंपली ये चीज समझ में आ जाएगी। 1 सेकेंड आप रुकिए। मान लीजिए कोई मेंबर था ABC, वो मेंबर था विधान परिषद का और उस मेंबर का कार्यकाल खत्म होना था 25 जून
2020 को, लेकिन उस मेंबर ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। मान लीजिए 25 जनवरी 2020 को इस्तीफा दे दिया, तो कितना कार्यकाल बाकी था? कार्यकाल बाकी था 4-5 महीने का। तो अपने कार्यकाल को कंप्लीट होने से 4 या 5 महीने पहले ही उस मेंबर ने इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्शन नहीं होगा। फिर से अगर 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल बचा होता ना, तभी इलेक्शन होता। तो जिन 2 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया है, जिन 2 मेंबर्स की वजह से सीट खाली हुई हैं, उनका कार्यकाल देखो 1 साल से कम का बाकी है। तो ऐसी कंडीशन में उन सीट्स पर इलेक्शन नहीं हो सकता। यह कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 151A। तो पहला सॉल्यूशन तो काम नहीं करता उद्धव ठाकरे के लिए। बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। दूसरा सॉल्यूशन यह है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री पद से। फिर से 3 पार्टियों ने जो सरकार बना के रखी है महाराष्ट्र में, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, तीनों पार्टीज के जो एमएलए हैं, फिर से उद्धव ठाकरे को अपना लीडर चुन लें। फिर से गवर्नर को ये सारे एमएलएज अपना समर्थन पत्र दे दें और उद्धव ठाकरे एक इस्तीफा देकर एक बार फिर से नए सपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। फिर से उन्हें 6 महीने मिल जाएंगे। ऐसा देखो पहले हो भी चुका है। कांग्रेस के तेज प्रकाश सिंह ये 1995 में एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे। तो कायदे के अनुसार आर्टिकल 164 के अंडर इन्हें 6 महीने के अंदर अंदर विधायक बनना था। ये नहीं बने, इन्होंने इस्तीफा दे दिया गवर्नर को, लेकिन एक बार फिर से इनको मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में बोला भैया ऐसे नहीं हो सकता, ये तो अनडेमोक्रेटिक है, इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 164 ऐड किया तो कोई सोच समझ के ही किया था ना। अगर आपको 5 साल का कार्यकाल ऐसे ही बिताना है कि हाँ 6 महीने तक आप इलेक्ट नहीं हुए, आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर से आपको अपॉइंट कर दिया, 6 महीने पूरे हो गए, फिर से इस्तीफा दे दिया, फिर से अपॉइंट हो गए, तो फिर तो आर्टिकल 164 का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था, ये अनडेमोक्रेटिक है, इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उद्धव ठाकरे भी अगर ऐसा करते हैं, इस्तीफा देते हैं और फिर से सपोर्ट प्रोवाइड करके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट फिर से कड़ी आपत्ति दर्ज करवा सकती है। तो ये पूरा मामला था जो महाराष्ट्र में इमर्ज होके आया। बट देखो ये सिचुएशन सोल्व हो गई कैसे? इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में 9 सीट्स जो वैकेंट हैं उन पर इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा 21 मई को। तो 21 मई को इलेक्शन कंडक्ट होगा महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल की खाली 9 सीटों के लिए। इन इलेक्शंस में उद्धव ठाकरे जीत जाएंगे और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखो इलेक्शन कमीशन के लिए इन 9 सीट्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाना आसान है, क्योंकि इस इलेक्शन में सिर्फ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के 288 मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। यानी 288 जो विधायक हैं महाराष्ट्र में वो पार्टिसिपेट करेंगे इन 9 सीट्स के इलेक्शन के लिए। बट देखो आने वाले समय में और काफ़ी सारे स्टेट्स में इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं। जैसे बिहार में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं 29 नवंबर 2020 से पहले। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं 30 मई 2021 से पहले। असम में 31 मई 2021 से पहले। केरला में 1 जून 2021 से पहले। तमिलनाडु में 24 मई 2021 से पहले और पुडुचेरी में 8 जून 2021 से पहले। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कोविड-19 की जो महामारी है, पता नहीं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लंबे समय तक ये रह सकती हैं। तो क्वेश्चन यही उठता है, क्या ये इलेक्शंस कंडक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे? देखो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनडेफिनेटली पोस्टपोन किए जा सकते हैं। बट संविधान के प्रोविजंस के अनुसार इलेक्शन कमीशन सिर्फ 6 महीनों के लिए लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा समय के लिए लोकसभा के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन को पोस्टपोन करना हो तो मामला आ जाता है एग्जीक्यूटिव के पास, यानी सरकार के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं,
इलेक्शंस को पोस्टपोन करने के लिए पहला ऑप्शन, या तो देखो आर्टिकल 172 सेक्शन 1 के अनुसार स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई जाए और इलेक्शन को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए और 6 महीने अतिरिक्त जब तक कि इमरजेंसी को हटाया नहीं जाता है। बट देखो, आपको पता है स्टेट ऑफ इमरजेंसी तो तभी डिक्लेयर की जा सकती है अगर देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा हो, देश की सॉवरेनिटी को कोई खतरा हो। लेकिन महामारी देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को खतरा नहीं है, तो इस प्रोविज़न का इस्तेमाल करके कायदे से इलेक्शन को 1 साल के लिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये है कि स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए आर्टिकल 356 सेक्शन 1 के अनुसार। बट देखो, ये भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंडीशंस साफ तौर पर काफ़ी सारी जजमेंट्स के सहायता से बताई हुई है कि किस किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। महामारी एक सिचुएशन नहीं है राइटर के अनुसार। राइटर इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर पहले रह चुके हैं, अब रिटायर्ड हैं। तो क्या होना चाहिए? राइटर के अनुसार देखो, अभी 9 देशों ने महामारी होते हुए भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए हैं या फिर किसी प्रकार का रेफरेंडम आयोजित करवाया है, और उनमें से सबसे मेन है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने हाल ही में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ और वोटिंग परसेंटेज रहा 66.2%। ये साउथ कोरिया के पिछले 28 सालों के इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज था। तो क्या हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो भी महामारी की सिचुएशन में इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकता है या फिर नहीं? राइटर का आंसर है यस, इलेक्शंस कंडक्ट करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवाए जाते हैं तो ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट के अगेंस्ट होगा, ये फेडरलिज्म की भी स्पिरिट के अगेंस्ट होगा। वेस्ट बंगाल की सरकार तो बोल सकती है ना, भैया करवाओ इलेक्शन, क्यों आप डिले करवा रहे हो? डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म ये हमारे संविधान के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट्स हैं। लेकिन इलेक्शन अगर कंडक्ट करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन राज्यों में, तो बहुत सावधानियां बरतनी होंगी और साउथ कोरिया से काफ़ी कुछ सीख सकता है हमारा इलेक्शन कमीशन। जैसे देखो, साउथ कोरिया में जब इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए तो पोलिंग सेंटर्स को पहले डिसइंफेक्ट करवाया गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया, वोटर्स के द्वारा और ऑफिशियल्स के द्वारा ग्लोव्स पहने गए, मास्क लगाया गया, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया, पोलिंग स्टेशंस पर टेम्परेचर भी चेक किया गया वोटर्स का, और जिस वोटर का टेम्परेचर ज़्यादा मिला उसे अलग से ले जाया गया, उसको अलग करके रखा गया, बाद में हॉस्पिटल भी ले जाया गया। इससे केसेस को ट्रेस करने में भी काफ़ी सहायता मिली। और इवन देखो, वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो नहीं आ सकते बूथ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए, उनके हितों का भी ख्याल रखा गया, वो अपना बैलेट मेल कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रोविज़न साउथ कोरिया के इलेक्शन कमीशन ने किया। और वो लोग जिनको क्वारंटीन के लिए कहा गया है, उनको अलाउ किया गया कि आप 6 बजे के बाद आकर वोट दे सकते हो। हमारा इलेक्शन कमीशन देखो ये सब इंश्योर करने में सक्षम है, हालांकि थोड़े ज़्यादा प्रयास करने होंगे। और साउथ कोरिया से ज़्यादा है बिहार की पॉपुलेशन, अगर पर्टिकुलरली बिहार की बात करें। हमारे यहाँ पहले भी प्रॉक्सी वोटिंग के प्रोविज़न का इस्तेमाल किया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए जिनकी ड्यूटी और कहीं होती है। तो प्रॉक्सी वोटिंग का इस्तेमाल हो सकता है बूढ़े लोगों के लिए जो कोविड-19 से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसके अलावा मोबाइल बैलेट बॉक्स का प्रोविज़न भी एक्सप्लोर किया जा सकता है उन लोगों के लिए जो नहीं आ सकते बूथ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए। अगर वो नहीं आ सकते तो उनके पास ही बैलेट बॉक्स को ले जाया जाए। लेकिन फिर भी देखो, काम आसान नहीं होगा। अगर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन को अभी से तैयारी करनी होगी। लास्ट में एक बात राइटर ये बोलते हैं, हमने देखा काफ़ी सारे जो देश हैं वो कोविड-19 का बहाना बनाकर वहाँ की सरकारें पावर अपने हाथों में सेंट्रलाइज करती जा रही हैं, ऑटोक्रेसी बनते जा रहे हैं कई सारे देश, क्योंकि वहाँ की सरकारें बहाना बना रही हैं कोविड-19 का। हमारी जो डेमोक्रेसी है इंडिया की बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी है, तो हमारी डेमोक्रेसी क्या करेगी ये अब देखना बाकी है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।